अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फिज़िक्स को पढ़ते हैं। आज हम ये क्लियर करेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फिज़िक्स। फ़िज़िक्स की इम्पॉर्टेंस और फिज़िक्स की स्कोप में क्या फ़र्क है। बहुत सारे लोग इसको एक ही समझते हैं। मैंने बार बार स्टूडेंट से ये क्वेश्चन किया है अपने क्लास में, एकेडमीज़ में, कॉलेज में, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इम्पॉर्टेंट एंड स्कोप ऑफ फिज़िक्स। तो वो तकरीबन इन दो चीज़ों को एक ही समझते हैं, हालांकि ये दो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है, एक नहीं है। आज हम ये क्लियर करेंगे कि इम्पॉर्टेंट और स्कोप ऑफ फिज़िक्स में फ़र्क क्या है। पहले इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स को पढ़ते हैं। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स। इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स का मतलब है डिस्कवरीज ऑफ फिज़िक्स या डिस्कवरीज इन फिज़िक्स। फिज़िक्स में जो डिस्कवरीज हम करते हैं और डिस्कवरीज, उन डिस्कवरीज पर टेक्नोलॉजीज़ को अप्लाई करते हैं और टेक्नोलॉजीज़ की बेस पर हम इन डिस्कवरी को डेली लाइफ यूज़ में लाते हैं और हम अपनी डेली लाइफ यूज़ की जो नीड्स है उसको पूरा करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स के मतलब डिस्कवरी इन फिज़िक्स, जितने डिस्कवरी होते हैं फिज़िक्स में, एग्जांपल दूंगा, और डिस्कवरी ऑफ फिज़िक्स के ऊपर हम टेक्नोलॉजीज़ को अप्लाई करते हैं। टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए हम क्या करते हैं, इनको डिस्कवरीज ऑफ फिज़िक्स को डेली लाइफ यूजेस में लाते हैं, मतलब कि डेली लाइफ यूजेस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो डेली लाइफ यूजेस में डेली लाइफ यूजेस को कहते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स। के फिज़िक्स की डेली लाइफ में कितना यूजेस हैं, फिज़िक्स को हम डेली लाइफ या डेली लाइफ की नीड्स को कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स कहते हैं। जैसा कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय मैक्सवेल्स ने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी की तो उस पर हमने टेक्नोलॉजी अप्लाई किया, उस पर हमने डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट सिस्टम अप्लाई किए और उनसे एक सिस्टम बनाया जिसको हम कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं, और कम्युनिकेशन सिस्टम एक्चुअल सिग्नल सिस्टम को कहते हैं। तो सिग्नल सिस्टम के ज़रिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कम्युनिकेशन सिस्टम के ज़रिए डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए, तरीक़ों के ज़रिए, टेक्निक्स के ज़रिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डेली लाइफ यूज़ में इस्तेमाल किए, जैसा कि मोबाइल फ़ोन सिग्नल, रेडियो सिग्नल, रेडार सिग्नल, टीवी सिग्नल, ये सब सिग्नल सिस्टम है और इन सिग्नल सिस्टम से हम क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। और ये सब सिग्नल सिस्टम जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बेस पर बने हुए हैं। ये डेली लाइफ यूज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। जिस तरह डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी पर हमने टेक्नोलॉजी अप्लाई किया, हमने इसके लिए जनरेटर बनाए, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर, और उसके ज़रिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी से प्रोडक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी से हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी को जो है प्रोड्यूस्ड किया है बाय यूजिंग एसी एंड डीसी जनरेटर। आप एसी और डीसी जनरेटर के बारे में अच्छी तरह समझते हैं। एंड यू नो अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, और आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के एप्लीकेशन के बारे में खुद जानते हो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना मुफीद है। तो इस एप्लीकेशन जो है, ये एप्लीकेशन जो है ये टेक्नोलॉजी की बेस पर, और टेक्नोलॉजी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर अप्लाई किया हुआ है, जो कि फेराडे ने इसको डिस्कवर किया था। तो दिस इज़ द डिस्कवरी ऑफ फिज़िक्स। इस डिस्कवरी ऑफ फिज़िक्स को टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम डेली लाइफ के में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, थर्ड वन, डिस्कवरी ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। थर्मोडाइनामिक्स में जो लॉज है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। देयर आर टोटली फोर लॉज इन थर्मोडाइनामिक्स लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ हीट इंजन। थर्मोडाइनामिक्स के लॉज के डिस्कवरी के जरिए हम हीट इंजन तक पहुंचे हैं, हीट इंजन के डेवलपमेंट तक पहुंचे हैं। हीट इंजन पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन या स्टीम इंजन होते हैं
जो मोटरसाइकिल में होते हैं, रिक्शा में होते हैं, गाड़ी में जो इंजन इस्तेमाल होते हैं उनको हीट इंजन कहते हैं। कोई जो है पेट्रोल इंजन है, कोई डीजल इंजन है या स्टीम इंजन जो है इस्तेमाल होते थे। तो ये हीट इंजन जो है जो हमने यहाँ अब इस्तेमाल कर रहे हैं डेली लाइफ में, ये हीट इंजन एक्चुअल डेवलपमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। तो ये एक अदर डिस्कवरी है थर्मोडाइनामिक्स में यानी फिजिक्स में, और इस डिस्कवरी पर से हमने हीट इंजन बनाए यानी टेक्नोलॉजी अप्लाई किया है, और हीट इंजन से हम जो है आजकल कितना काम लेते हैं ये आप खुद जानते हो। नंबर 4, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के बारे में आप पढ़ते हो, जानते हो सारी के जब एक न्यूक्लियर जो एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होता है यूरेनियम BN235, उसको हम 2 न्यूक्लियाई में स्प्लिट अप करते हैं विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड एज वेल एज 2 or 3 न्यूट्रॉन आल्सो रिलीज्ड। सो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन की जो डिस्कवरी है लीड टू दी न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके ज़रिए हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए हैं विच प्रोड्यूस्ड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर ये क्या करता है, पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है। जैसा कि केनोब है कराची न्यूक्लियर प्लांट या चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब न्यूक्लियर पावर प्लांट है और इसमें हम ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर सकते हैं बाय द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन। ओके, ये इन दिस इज 1, 2, 3 and 4। इन 4 एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हो कि पहले हम डिस्कवरी करते हैं फिजिक्स में और उन डिस्कवरीज पर टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं, और टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम इन डिस्कवरीज को डेली लाइफ के इस्तेमाल में लाते हैं। एक और कुछ और क्वेश्चन भी है फिजिक्स की इम्पॉर्टेंस को अपीयर करने के लिए, जैसा कि इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में ये पढ़ा था हमने कि फिजिक्स एक्चुअल द नॉलेज विच आंसर टू द क्वेश्चन व्हाई, हाउ एंड व्हेन। तो यहाँ पे आप देखें व्हाई स्काई इज ब्लू। स्काई ब्लू क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि स्काई की ओरिजिनल कलर नहीं है, वो ब्लैक है, लेकिन यहाँ हमें ब्लू नज़र क्यों आता है स्काई, आसमान जो है। तो ये इसकी आंसर फिजिक्स में है। वाई ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। ग्लास ट्रांसपेरेंट क्यों होता है? आप देखते हो कि ग्लास जो है इस पे हम बैकग्राउंड को देख सकते हैं, तो यह ट्रांसपेरेंट क्यों होता है, इसकी भी आंसर है फिजिक्स में। या वाई एटम्स आर होल्ड टुगेदर। एक सब्सटेंस है जैसा कि ये पेन, इस पेन में जो एटम मालिक्यूल होते हैं ये क्यों होल्ड टुगेदर होते हैं, इसकी आंसर फिजिक्स में हमें मिलता है। वाई इज सनसेट रेड। सनसेट रेड हमें क्यों नज़र आता है? शाम के वक्त जब सन ढलता है तो ये हमें रेड क्यों नज़र आता है, इसकी इस क्वेश्चन की आंसर भी फिजिक्स में है। तो इस तरह बहुत से ऐसे क्वेश्चन है नेचर में जिसकी आंसर हम तलाश करते हैं। सब क्वेश्चंस की आंसर को तलाश करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है स्टडी ऑफ फिजिक्स। ओके, दिस इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ फिजिक्स। अब हम आते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप क्या है? स्कोप जो है, स्कोप एक्चुअल रेंज ऑफ फिजिक्स को कहते हैं। रेंज ऑफ फिजिक्स, रेंज ऑफ फिजिक्स का मतलब यह है कि फिजिक्स की स्टडी कहाँ से कहाँ तक है। दिस इज द रेंज ऑफ फिजिक्स, मतलब बाउंड्री, फिजिक्स की बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है। तो रेंज ऑफ फिजिक्स जो है ये एटॉमिक पार्टिकल से, फ्रॉम एटॉमिक पार्टिकल टू यूनिवर्स, एटॉमिक पार्टिकल से लेकर यूनिवर्स तक आप फिजिक्स को अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि फिजिक्स स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी अप्लाई होता है और फिजिक्स यूनिवर्स पर, एज अ होल यूनिवर्स पर भी अप्लाई होता है। मतलब कि फिजिक्स में हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल से लेकर यूनिवर्स तक स्टडी कर सकते हैं। दिस इज द रेंज ऑफ फिजिक्स, दिस इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटॉमिक पार्टिकल में स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो क्वार्क है। मतलब कि क्वार्क से जो इलेक्ट्रॉन के अलावा क्वार्क से एटम या न्यूक्लियस बना होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम क्वार्क्स को यहाँ पे पढ़ते हैं और लार्जेस्ट बॉडी या लार्जेस्ट पार्टिकल जो होता है वो गैलेक्सी होता है।
क्वार्क्स क्या है? क्वार्क हम जो है ये मानते हैं कि देयर आर 6 क्वार्क्स इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में 6 क्वार्क्स है, नेचर में 6 क्वार्क्स है, और क्वार्क्स हमेशा के लिए कंबाइन फॉर्म में रहते हैं। मतलब कि क्वार्क्स, एक क्वार्क्स अलग नहीं होता, क्वार्क्स 2 या 3 होते हैं। 2 क्वार्क्स कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं और 3 क्वार्क्स कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं। मतलब क्वार्क्स हमेशा कंबाइन फॉर्म में रहते हैं। क्वार्क्स टोटल 6 क्वार्क्स है हमारे यूनिवर्स में, हम ये मान रहे हैं, और उसमें अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स है, टॉप क्वार्क्स और बटम क्वार्क्स है, स्ट्रेंज क्वार्क्स एंड चारम क्वार्क्स है। ये 6 क्वार्क्स है, और इन ही 6 क्वार्क्स के 6 एंटी क्वार्क्स भी है, एंटी अप, एंटी डाउन, एंटी टॉप, एंटी बटम, एंटी स्ट्रेंज एंड एंटी चारम। ये 6 एंटी क्वार्क्स भी मौजूद है, क्योंकि हम जानते हैं कि एवरी मैटर हैज़ दी एंटी मैटर। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन एज दी एंटी मैटर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्वार्क्स है। गैलेक्सी क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स इन अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट एंड स्पेसिफिक पैटर्न। एक खास तरतीब में ग्रुप ऑफ स्टार्स को गैलेक्सी कहा जाता है। एक गैलेक्सीज में अनकाउंटेड स्टार होते हैं, मतलब बिलियन ट्रिलियन स्टार्स होते हैं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा स्टार होते हैं, और एक स्टार बहुत ही बड़ा होता है, और इतने बड़े स्टार्स हमारे गैलेक्सीज, एक गैलेक्सीज में ट्रिलियन स्टार्स होते हैं। आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हो यूनिवर्स के बारे में कि यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। और उन गैलेक्सीज में चंद इम्पॉर्टेंट गैलेक्सीज है, जैसा कि मिल्की वे हमारा गैलेक्सी है। हम जो गैलेक्सी में रहते हैं उसकी नेम मिल्की वे है। एंड्रोमेडा एक अनदर गैलेक्सी है सारी। वायरल पोल एक अनदर गैलेक्सी है। इस तरह बहुत से गैलेक्सीज है जो कि हमें नोन है, और इस एक गैलेक्सी में लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स है, अनकाउंटेड स्टार है, बिलियन और ट्रिलियन स्टार्स है, और इस ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम, लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्वार्क्स एंड दिस इज द कलेक्शंस ऑफ स्टार्स कॉल्ड गैलेक्सीज। ओके, क्वार्क्स जो है, क्वार्क्स कंबाइन फॉर्म में रहते हैं, न्यूक्लियंस बनाता है क्वार्क्स। आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन इज मेड ऑफ 3 क्वार्क्स, 2 up quarks and 1 down quarks, while neutron is made of 3 quarks, 2 down quarks and 1 up quarks। तो इस तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियंस कहते हैं, और न्यूक्लियंस जो होते हैं, प्रोटॉन 3 क्वार्क से बना होता है, न्यूट्रॉन 3 क्वार्क से बना होता है, लेकिन प्रोटॉन में 2 अप 1 डाउन क्वार्क्स होता है, जबकि न्यूट्रॉन में 2 डाउन और 1 अप क्वार्क्स होता है। न्यूक्लियंस को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल में इलेक्ट्रॉन को आप अगर इंक्लूड कर ले तो एटम बनता है, और एटम्स कंबाइन फॉर्म में मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल से हम फिर कंपाउंड की तरफ चले जाते हैं, कंपाउंड्स को हम फिर मैटर का नाम देते हैं। मैटर हमारा जो छोटा सा मैटर होता है यूनिवर्स में, वो प्लेनेट की सूरत में होता है। प्लेनेट से बड़ा मैटर्स जो होता है वो स्टार्स होता है, और स्टार्स जब मिलते हैं तो वो गैलेक्सी बनाता है, और गैलेक्सीज मिलते हैं तो यूनिवर्स बनाता है। गैलेक्सीज में मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन स्टार्स होते हैं, अनकाउंटेड स्टार्स होते हैं, और ये गैलेक्सीज मिल के यूनिवर्स बनाता है। एक यूनिवर्स में अनकाउंटेड गैलेक्सीज होते हैं, और यूनिवर्स मिल के मल्टीवर्स बनाता है, और एक मल्टीवर्स में अनकाउंटेड यूनिवर्स होते हैं। तो इस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, गैलेक्सीज कितना बड़ा है, गैलेक्सीज में फिर स्टार्स कितने होते हैं। तो इस तरह ऐसे स्टार्स है कि एक स्टार से मिलियन ट्रिलियन प्लैनेट्स बन सकते हैं। इस तरह के स्टार्स भी है। तो इस तरह हम क्वार्क से, फिजिक्स की स्टडी जो है क्वार्क से शुरू होती है और यूनिवर्स मल्टीवर्स पे ख़त्म होती है। मतलब ये है कि फ़िज़िक्स की स्टडी जो है ये महदूद नहीं है, फ़िज़िक्स की स्टडी एक हद तक नहीं है, बल्कि फ़िज़िक्स की स्टडी लामहदूद है। फ़िज़िक्स की स्टडी स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्वार्क से स्टार्ट होती है और बिगर पार्टिकल मतलब यूनिवर्स पे ख़त्म होती है। दिस इज़ द स्कोप ऑफ फिज़िक्स, इसको स्कोप ऑफ फिज़िक्स कहते हैं। तो शॉर्टकट इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स का मतलब कि फ़िज़िक्स की डेली लाइफ यूज़ किया है, और स्कोप ऑफ फिज़िक्स का मतलब कि फ़िज़िक्स की स्टडी की रेंज कहाँ से कहाँ तक है।
तो स्कोप ऑफ फिजिक्स रेंज ऑफ फिजिक्स को कहते हैं और इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स डेली लाइफ यूजेस ऑफ फिजिक्स को कहा जाता है। दिस इज द ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द इम्पॉर्टेंट एंड स्कोप ऑफ फिजिक्स। ओके, थैंक यू।